हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की पुस्तक अतीत से वर्तमान, अध्याय 10, अंग्रेजी शासन एवं शहरी बदलाव, भाग 1। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पार्ट 3 में पढ़ा कि किस प्रकार भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना के बाद गांव का जीवन बदल गया, मगर अंग्रेजों का शासन तो सभी जगह था, शहरों में भी, तो वहाँ भी कुछ परिवर्तन जरूर आया होगा। इसी बात को हम इस पाठ में समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि औपनिवेशिक भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया कैसे थी और इस समय शहरों और कस्बों में लोगों का जीवन किस प्रकार का था। लेकिन इससे पहले कि हम औपनिवेशिक काल में शहरों के विकास की खोज करें, हमें अंग्रेजी शासन के पहले के शहरों पर एक नज़र डालनी चाहिए। शहर सामान्यतः ग्रामीण इलाकों से काफ़ी अलग होते थे। यहाँ की आर्थिक गतिविधियाँ और संस्कृतियाँ गाँवों से काफ़ी भिन्न होती थीं। आप यह जानते हैं कि गांव के लोगों का मुख्य काम खेती होता है, जबकि शहर में खेती का काम नहीं के बराबर होता है। यहाँ कई अन्य तरह के काम किए जाते हैं। शहरों में व्यापारी, शिल्पकार, शासक तथा अधिकारी रहते थे। अक्सर शहरों की किलेबंदी की जाती थी, जो ग्रामीण क्षेत्रों से इसके अलगाव को चिन्हित करती थी। शहरों का ग्रामीण जनता पर प्रभुत्व होता था और वे खेती से प्राप्त करों और अधिशेष के आधार पर फलते फूलते थे। 16वीं और 17वीं सदी में मुगलों द्वारा बसाए गए शहर जनसंख्या के जमाव, विशाल भवनों और शहरी समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। आगरा, दिल्ली, लाहौर जैसे शहर मुगल प्रशासन और सत्ता के महत्वपूर्ण केंद्र थे। इन केंद्रों में सम्राट और अमीर, जिसे कि उच्च अधिकारी भी कहते हैं, जैसे कुलीन वर्ग की उपस्थिति के कारण वहाँ कई प्रकार के विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने वाले लोग निवास करते थे। शिल्पकार कुलीन वर्ग के लिए विशिष्ट हस्तशिल्प का उत्पादन करते थे। ग्रामीण क्षेत्रों से शहर के निवासियों के लिए अनाज लाया जाता था। सम्राट एक किलेबंद महल में रहता था और नगर एक दीवार से घिरा होता था, जिसमें अलग अलग दरवाजों से आने जाने का रास्ता होता था। किलेबंद शहर के भीतर उद्यान अथवा बाग बगीचे, मंदिर, मस्जिद, मकबरे, विद्यालय, बाजार तथा सराएं बनी होती थीं। मध्यकाल के इन प्रशासनिक शहरों के अतिरिक्त दक्षिण भारत में मदुरई, तंजावुर, कांचीपुरम जैसे कुछ ऐसे शहरी केंद्र थे जो अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन ये शहर उत्पादन और व्यापारिक गतिविधियों के भी प्रमुख केंद्र थे। धार्मिक त्योहारों के अवसर पर यहाँ मेले का आयोजन किया जाता था, जिससे तीर्थ और व्यापार जुड़ जाते थे। आइए अब देखते हैं शहरी केंद्रों में परिवर्तन। 18वीं सदी में शहरों की स्थिति में बदलाव आने लगा। राजनीतिक तथा व्यापारिक गतिविधियों में परिवर्तन के साथ पुराने शहर पतनोन्मुख हुए और नए शहरों का विकास होने लगा। मुगल सत्ता के धीरे धीरे कमजोर होने के कारण शासन से संबंध शहरों का पतन होने लगा। नई क्षेत्रीय शासन केंद्र लखनऊ, हैदराबाद, श्रीरंगपट्टनम, पूना, नागपुर, बड़ौदा आदि नए शहरी केंद्रों के रूप में स्थापित होने लगे। व्यापारी, शिल्पकार, कलाकार, प्रशासक तथा अन्य विशिष्ट सेवा प्रदान करने वाले लोग इन नए शासन केंद्रों की और काम तथा संरक्षण की तलाश में आने लगे। व्यापारिक व्यवस्था में परिवर्तन के कारण भी शहरी केंद्रों में बदलाव के चिन्ह देखे गए। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने मुगल काल में ही विभिन्न स्थानों पर अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, जैसे पुर्तगालियों ने गोवा में, डचों ने मछलीपट्टनम में, अंग्रेजों ने मद्रास में, फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी में। व्यापारिक गतिविधियों में विस्तार के कारण इन व्यापारिक केंद्रों के आसपास शहर विकसित होने लगे। 18वीं सदी के अंत में परिवर्तन का एक नया दौर आरंभ हुआ, जब व्यापारिक गतिविधियां अन्य स्थानों पर केंद्रित होने लगे। तब पुराने व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह अपना महत्व खोने लगे। खास प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले शहर इसलिए पिछड़ने लगे क्योंकि उनकी मांग धीरे धीरे घटने लगी। अंग्रेजों द्वारा स्थानीय शासकों पर विजय के कारण भी क्षेत्रीय सत्ता के पुराने केंद्र नष्ट होने लगे और सत्ता के नए केंद्रों का विकास होने लगा। 1757 ईस्वी में पलासी के युद्ध के बाद जैसे जैसे अंग्रेजों ने राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार फैलने लगा, तब मद्रास, कलकत्ता, बम्बई का महत्व प्रेसिडेंसी शहर के रूप में उभर गया।
नए भवनों और संस्थानों का विकास हुआ तथा शहरों को नए तरीके से व्यवस्थित किया गया। नए रोजगार विकसित हुए और लोग शहर की ओर आने लगे। आइए अब देखते हैं उजड़ते शहर। बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था, लेकिन 18वीं सदी के दौरान शहर पहले की अपेक्षा विस्तार एवं महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गया, क्योंकि वहां के बुनकर इंग्लैंड के मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़ों के साथ प्रतियोगिता में टिक नहीं सके। यही हाल ढाका का भी हुआ, जो मलमल कपड़े के उत्पादन का केंद्र था। इस तरह सूरत एवं मछलीपट्टनम भी सूती वस्त्र के व्यापार का केंद्र तथा बंदरगाह शहर थे। 18वीं सदी के अंत में जब व्यापारी बंबई, मद्रास, कलकत्ता के नए बंदरगाहों पर केंद्रित होने लगा, तब ये शहर अपना व्यापारिक महत्व और समृद्धि खो बैठे। बिहार के संदर्भ में मुंगेर, भागलपुर आदि शहरों के उजड़ने की स्थिति की समकालीन ईरानी यात्री अहमद बहबहानी ने विस्तार से चर्चा की है। 1853 ईस्वी में रेलवे की शुरुआत हुई। प्रत्येक रेलवे स्टेशन कच्चे माल का संग्रह केंद्र और आयातित वस्तुओं का वितरण बिंदु बन गया। रेलवे के विस्तार के बाद रेलवे वर्कशॉप और रेलवे कॉलोनियों की स्थापना शुरू हो गई। इसी समय जमालपुर और बरेली जैसे रेलवे शहर भी अस्तित्व में आए। पश्चिम यूरोप के ज्यादातर देशों में आधुनिक शहर का उदय औद्योगिकरण के साथ जुड़ा था। ब्रिटेन में मैनचेस्टर, लिवरपूल, लीड्स जैसे औद्योगिक शहरों का 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में तेजी से विस्तार हुआ। ये शहर सूती वस्त्र एवं इस्पात उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप लोग रोजगार की तलाश में गांव से शहरों की ओर आने लगे। बड़े बड़े कृषि फर्मों की स्थापना के कारण छोटे किसानों को गांव छोड़कर काम की तलाश में कारखानों में आना पड़ा, जिससे औद्योगिक केंद्रों की आबादी बढ़ने लगी। औद्योगिक केंद्रों के आसपास नए नगरों का विकास हुआ। जहां इंग्लैंड में 1700 ईस्वी में 77% लोग गांव में बसते थे, वहां 1900 ईस्वी में केवल 20% लोग गांव में रह रहे थे और 80% लोग शहरों में रहने लगे। इस तरह तीव्र गति से जनसंख्या का शहरीकरण हुआ। गांव के उजड़ने एवं नए शहरों के बसने से अर्थव्यवस्था का आधार ही बदल गया। पहले गांव ही अर्थव्यवस्था के आधार थे। अब औद्योगिक क्रांति के कारण शहर अर्थव्यवस्था के आधार बन गए। लेकिन भारत में शहरों का विस्तार यूरोपीय देशों की तरह तेजी से नहीं हुआ, क्योंकि भारत में पक्षपातपूर्ण औपनिवेशिक नीतियों ने हमारे औद्योगिक विकास को आगे नहीं बढ़ने दिया। फिर भी कानपुर और जमशेदपुर सही मायनों में औद्योगिक शहर थे। कानपुर में सूती एवं ऊनी कपड़े तथा चमड़ों की वस्तुएं बनती थी, जबकि जमशेदपुर स्टील उत्पादन के लिए विख्यात हुआ। आइए अब देखते हैं प्रेसिडेंसी शहर की बसावट। 18वीं सदी के मध्य तक कलकत्ता, बंबई और मद्रास तेजी से विशाल शहर बन गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखानों, जो कि वाणिज्यिक कार्यालय थे, इन्हीं शहरों में बनाए। ये कारखाने कंपनी के व्यापारिक वस्तुओं के संग्रह केंद्र के रूप में कार्य करते थे। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण इनकी किलेबंदी की जाती थी। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता में फोर्ट विलियम और बंबई में फोर्ट, ये इलाके ब्रिटिश आबादी के रूप में जाने जाते थे। यूरोपीय व्यापारियों से लेन देन करने वाले भारतीय व्यापारी, कारीगर और कामगार इन किलों के बाहर अलग इलाकों में रहते थे। इन इलाकों को व्हाइट टाउन अथवा गोरा शहर और ब्लैक टाउन अथवा काला शहर के नाम से संबोधित किया जाता था। आइए अब देखते हैं शहरी जीवन और सामाजिक परिवेश। शहरों में संपन्नता एवं गरीबी दोनों साथ साथ दिखाई देते थे। जिंदगी हमेशा दौड़ती भागती से दिखाई देती थी। टाउन हॉल, सार्वजनिक पार्क, रंगशालाओं और सिनेमा घरों जैसे सार्वजनिक स्थानों के बनाने से शहरों में लोगों के मिलने जुलने की नई जगह और अवसर मिलने लगे थे। सभी वर्ग के लोग शहरों में आने लगे। क्लर्कों, शिक्षकों, वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों की मांग बढ़ती जा रही थी। फलस्वरूप शहरों में मध्यम वर्ग के लोगों की संख्या बढ़ती गई। स्कूल, कॉलेज और पुस्तकालय जैसे नए शिक्षण संस्थानों के खुलने से उनके बीच नए विचारों का प्रसार हुआ। शिक्षित होने के नाते वे समाज और सरकार के बारे में अखबारों, पत्रिकाओं और सार्वजनिक सभाओं में अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। बहस और चर्चा का एक नया सार्वजनिक दायरा पैदा हुआ। शहरों में महिलाओं के लिए भी नए अवसर थे। घर की चारदीवारी से बाहर सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की उपस्थिति बढ़ने लगी। वे शिक्षिका, रंगकर्मी, फिल्म कलाकार,
फैक्ट्री मजदूर नौकरानी के रूप में शहर के नए व्यवसायों में दाखिल होने लगीं। शहरों में मेहनतकश गरीबों एवं कामगारों का एक नया वर्ग उभर रहा था। ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब रोजगार की तलाश में शहरों की ओर आ रहे थे। मजदूर वर्ग के लोग अपने यूरोपीय और भारतीय मालिकों के लिए खानसामा अथवा भोजन बनाने वाले, गाड़ीवान, चौकीदार, निर्माण मजदूर के रूप में विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराते थे। वे शहर के विभिन्न इलाकों में कच्ची झोपड़ियों में रहते थे। आइए अब देखते हैं अतीत के आईने में भागलपुर शहर। बिहार के भागलपुर शहर का अस्तित्व गंगा नदी के दक्षिण किनारे पर लगभग 3000 साल से कायम है। इसकी पहचान हमेशा से एक व्यावसायिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में रही है। प्राचीन काल में शहर का अस्तित्व एक उपनगर के रूप में था, जो अंग देश की राजधानी चंपा से सटा था। लेकिन समय का तगादा देखिए, अब चंपा ही उपनगर बनकर रह गई है और भागलपुर ही शहर का मुख्य केंद्र बन चुका है। 12वीं सदी से 18वीं सदी के मध्य इस शहर पर मुसलमानों का शासन था। इस दौर में भागलपुर शहर सूफी संस्कृति का एक अहम केंद्र हुआ करता था। यहाँ दर्जनों मस्जिद, दरगाह, मजार, खानका, ईदगाह और इमामबाड़े थे। आधुनिक भागलपुर शहर में घूमने पर इन केंद्रों के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। यहाँ ध्यान रखेंगे कि मस्जिद मुसलमान समुदाय का उपासना स्थल है। मजार किसी श्रेष्ठ व्यक्ति या संत की कब्र अर्थात दफन करने का स्थान है। मकबरा कब्र या मजार पर बनाई गई भव्य इमारत है। खानकाह सूफी संतों के धार्मिक केंद्र हैं। ईदगाह मुसलमानों के ईद की नमाज पढ़ने के लिए विशेष स्थल जो सामान्यतः खुले मैदान के रूप में होता है। और इमामबाड़ा शिया मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्थल जहां मुहर्रम में शोक सभा अथवा मजलिस का आयोजन होता है। घने मोहल्लों और दर्जनों बाजारों से घिरा भागलपुर एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक शहरी केंद्र था। शायरी एवं नृत्य संगीत आमतौर पर मनोरंजन के साधन थे। इस शहर में ऐशो आराम सिर्फ कुछ अमीर लोगों के हिस्सों में आते थे। अमीर और गरीब के बीच फासला बहुत गहरा था। आइए अब देखते हैं औपनिवेशिक काल में भागलपुर शहर। हम औपनिवेशिक शहरों के बारे में पीछे अध्ययन कर चुके हैं। भागलपुर शहर के हालात दूसरे औपनिवेशिक शहरों से काफी अलग थे। यह शहर परंपरागत भारतीय शहरों जैसा था। यह शहर 3 कस्बों चंपा, भागलपुर और बरारी को मिलाकर विकसित हुआ था। जब भागलपुर नगर पालिका की स्थापना हुई तो पहले 2 कस्बे चंपा और भागलपुर इसमें शामिल किए गए। बाद में बरारी भी सम्मिलित हुआ और आज तीनों कस्बे भागलपुर नगर पालिका के अंतर्गत हैं। शहर के बीच से गुजरने वाली आड़ी टेढ़ी संकड़ी गलियों में अलग अलग जाति, धर्म, भाषा और पेशे के लोग के मोहल्ले थे। अलग अलग समय में विविध प्रकार के आर्थिक कार्य करने वाले कई समुदाय भागलपुर शहर में आए और यहीं बस गए। 19वीं सदी में आधुनिक शिक्षा के प्रसार, भू राजस्व व्यवस्था एवं व्यवसायों के नए अवसर का नतीजा यह हुआ कि भागलपुर शहर में बांग्ला भाषियों और मारवाड़ी समुदाय का आगमन हुआ। शहर की आबादी बढ़ गई, रोजगार बदल गए और शहर की संस्कृति बिल्कुल भिन्न हो गई। भोजन, पहनावे, कला और साहित्य के हर क्षेत्र में मुख्य रूप से उर्दू, फारसी पर आधारित शहरी संस्कृति नई रुचियों के नीचे दब गई। शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजों के प्रयास का लाभ सबसे पहले यहाँ के बांग्लाजनों ने उठाया। देखते देखते एक समय ऐसा भी आया जब शहर में बंगाल से आए डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर, क्लर्क, शिक्षक, लेखक अधिकतर बंगाली ही हुआ करते थे। भागलपुर शहर का बूथनाथ, बूढ़नाथ, मंसूरगंज, आदमपुर, खंजरपुर का इलाका मुख्य रूप से बांग्ला भाषियों से पटा था। ये बांग्ला भद्रजन अपनी संस्कृति और साहित्य की छाप लेकर शहर में आए और बांग्ला परिवेश का निर्माण किया। 19वीं सदी के मध्य में व्यापारिक लाभ के उद्देश्य से मारवाड़ी, अग्रवाल, जायसवाल, बनिया आदि जातियां एक ताकतवर व्यावसायिक समूह के रूप में शहर में उपस्थित हुए। ये व्यापारी, एजेंट, बैंकर और महाजन होते थे और शहर के व्यवसाय पर इनका नियंत्रण था। मारवाड़ी टोला खलीफाबाग, सुजागंज में मारवाड़ी, नया बाजार में अग्रवाल तथा मसूरगंज मोहल्ले में जायसवाल लोग निवास करते थे। ब्राह्मण और कास्त स्थानीय ग्रामीण जातियां थी जो अंग्रेजी शिक्षा का लाभ उठाकर सरकारी पदों पर काबिज हुए। ये लोग शहर के मोदीचक एवं खंजरपुर इलाकों में अपना बसेरा बनाया। कुछ ब्राह्मणों एवं कायस्थों का संबंध जमींदार परिवार से भी था।
शहर का दक्षिणी पश्चिमी इलाका तातारपुर, कबीरपुर, मौलाना चक, शाहजंगी, हबीबपुर, हुसैनाबाद आदि मोहल्ले में मुस्लिम व्यापारी, कारीगर, बुनकर, मजदूर रहते थे। अनेक मुस्लिम परिवारों का संबंध सूफी संतों के साथ था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी वर्षों से इस शहर में निवास कर रहे थे। भागलपुर शहर का नाथनगर और चंपानगर मोहल्ले में परंपरागत व्यवसाय में विशिष्टता प्राप्त मुस्लिम जुलाहे और हिंदू तांती जाति से बुनकर रहते थे। ये रेशमी कपड़े और धागे तैयार करने का काम करते थे। 1862 ईस्वी में रेलवे की शुरुआत और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना ने शहर की कायापलट कर दी। बहुसंख्यक लोग रोजगार, व्यवसाय, शिक्षा और अन्य सुविधाओं की उम्मीद में शहर की तरफ आ रहे थे। जैसे जैसे भागलपुर की आबादी बढ़ने लगी, बरारी में नए लोगों ने बसना शुरू किया। रोजगार की तलाश में ग्रामीण इलाकों से आए मेहनतकश गरीब और कामगारों का एक नया वर्ग उभरा, जो बरारी कस्बे में गंगा नदी के किनारे कालीघाट स्थित मायागंज इलाके की कच्ची झोपड़ियों में रहने लगे। आइए अब देखते हैं महाशय डयोढ़ी। इस विशाल इमारत का निर्माण 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में भागलपुर शहर के स्थानीय जमींदार महाशय वंश के परेशनाथ घोष ने गंगा नदी के किनारे चौकी नियामतपुर, जो कि चंपानगर में, अपने निवास स्थान के लिए करवाया था। महाशय वंश के परिवार के सदस्य मुगल काल से भागलपुर परगना नामक प्रशासनिक इकाई में कानूनगो के पद पर कार्य करते आ रहे थे। जब 1765 ईस्वी में अंग्रेजों ने मुगल बादशाह से दीवानी का अधिकार प्राप्त किया, तब इस परिवार के लोग भागलपुर परगना में दीवानी के पद पर नियुक्त हुए। बाद में भागलपुर के जिला कलेक्टर में चेयरमैन ने परेशनाथ घोष को सुजानगर टप्पा की जमींदारी की सनद प्रदान की। ब्रिटिश शासन की भू राजस्व नीति के परिणाम स्वरूप अनेक जमींदार परिवारों का आगमन शहर में हुआ। दरअसल इनकी जमींदारी का क्षेत्र ग्रामीण इलाकों में हुआ करता था, लेकिन ये लोग शहर के विभिन्न इलाकों में निवास करते थे। महाशय वंश बनेली, बरारी, अरुआरी जैसे बड़े जमींदारों के साथ छोटे छोटे जमींदार भी शहर में मौजूद थे। इनकी जमींदारी का क्षेत्र भागलपुर, मुंगेर, बांका, नवगछिया, पूर्णिया आदि में था। शहर में मंदिरों, शिक्षण संस्थाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयों एवं परोपकारी कार्यों को संरक्षण प्रदान करने से इन लोगों का वहां के समाज में उनकी शक्तिशाली स्थिति स्थापित होती थी। इस प्रकार कई कस्बों को मिलाकर भागलपुर शहर दूर तक फैली अल्प सघन आबादी वाला शहर बन गया और भागलपुर के इर्द गिर्द स्थित कस्बे इसके नए उप शहरी इलाके बन गए। आइए अब देखते हैं व्यवसाय, व्यापार और उद्योग। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा कि इस काल में बाहर से आए व्यावसायिक समुदाय के लोगों ने भागलपुर शहर को अपना व्यापारिक ठिकाना बनाया। रेलवे और गंगा नदी के किनारे बसे होने के कारण शहर की व्यापारिक गतिविधियों में और भी तेजी आई। नतीजा यह हुआ कि भागलपुर एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक शहर के रूप में विकसित होने लगा। भागलपुर शहर में स्टेशन चौक से खलीफाबाग तक एक इलाका राजस्थान से आए मारवाड़ी समुदाय का आवास क्षेत्र था। राजस्थानी परंपरा को दृष्टिगत रखते हुए मारवाड़ियों ने अपने घरों के बाहर दुकान खोलकर व्यावसायिक गतिविधियों को प्रारंभ किया। मारवाड़ियों के साथ अन्य दूसरी जातियों और समुदाय दर्जी, मोची, नीलगर, छिपा जो कि रंगरेज थे और विसाती मुसलमान भी आए। राजस्थानी मोचियों की दुकान हड़िया पट्टी जो कि सुजागंज बाजार से उत्तर दिशा में थी। ये मोची चमड़े के ऊपर कंसीदा का भी काम करते थे। इनके घर और दुकान एक ही जगह थे। इसी हड़िया पट्टी में मिट्टी के बर्तन के दुकान भी थे। मिट्टी के बर्तन का काम मुख्य रूप से स्थानीय कुम्हार ही करते थे। हरिया पट्टी से पूर्व दिशा में नीलगर और छिपाओं ने शहर की कोतवाली के पास अपना बसेरा डाल रखा था। ये लोग कपड़ा रंगने का काम किया करते थे। यहीं बिसाती के भी घर थे। ये बिसाती कपड़ों का गोटा किनारी और बेल बूटे का काम करते थे। महिलाएं बंदेज की चुनरी और रंगने का काम करती थीं। लहेरी टोला मस्जिद गली और तातारपुर में बसे मनियार लाट ला की चूड़ी बनाते थे। कचौड़ी गली में हलवाइयों की दुकान थी। सोनापट्टी जो कि सुजागंज से पश्चिम दिशा में है, सुनारों का मोहल्ला था। इस व्यवसाय से संबंध लोग स्थानीय स्वर्णकार और राजस्थान से आए मारवाड़ी भी थे। गंगा नदी के किनारे स्थित मोहल्ले गोलाघाट, सराय, मंसूरगंज जो कि रेलवे स्टेशन से उत्तर दिशा में एवं मिर्जानहाट जो कि स्टेशन से दक्षिण दिशा में अनाज के बड़े बड़े गोदाम थे, जहां अनाज का थोक एवं खुदरा व्यापार होता था। मिर्जानहाट से सटे गुरहट्टा में गुड़ का कारोबार होता था। भागलपुर शहर के बड़े व्यापारियों में सर्वप्रथम मेसर्स भूधरमल चंडी प्रसाद का नाम आता है।
ये राजस्थान से भागलपुर आए थे और इस परिवार को भागलपुर में निवास करते हुए 200 वर्षों से अधिक हो गए हैं। यह फर्म बैंकिंग, सोना चांदी, गल्ला, तसर, रेशम का व्यापार करता था। इसके अलावा मेसर्स बोहित राम रामचंद्र, मेसर्स शोभाराम ज्योतिराम, मेसर्स जयराम दास हनुमान दास, मेसर्स जानकी दास बैजनाथ, मेसर्स जीवन राम रामचंद्र आदि फर्म भागलपुर में थे। इन फर्मों में बैंकिंग कंपनियों के विक्रय एजेंट, हड्डी के काम के अतिरिक्त सिल्क, सूती, ऊनी कपड़े, किराना, अनाज, तेल का थोक व्यापार होता था। भागलपुर शहर का सबसे प्रसिद्ध उद्योग सिल्क का कपड़ा तैयार करना था। यह व्यवसाय बहुत पुराने समय से चला आ रहा था, इसलिए इस शहर को सिल्क सिटी भी कहा जाता है। यहाँ 1810 ईस्वी में करीब 3275 करघे चल रहे थे। इस व्यवसाय का प्रमुख केंद्र चंपानगर और नाथनगर मोहल्ला था। तसर का कोया बांकुरा, संथाल परगना और गया से आया था। जगदीशपुर एवं पुरैनी के गांव में धागा तैयार करने का काम होता था। फिर धागा नाथनगर, चंपानगर के बुनकरों के घर पहुंचता था, जहां हथकरघे पर रेशम के कपड़े तैयार होते थे। पटवा, मोमिन, जुलाहा, तांती जातियां प्रमुखतः इस पेशे में कार्यरत हैं। रेशम और सूत की मिलावट से बाफ्ता तैयार किया जाता था। यहाँ पर तैयार कपड़ा यूरोपीय देशों को भेजा जाता था। यहाँ इसकी बहुत मांग थी। यहाँ ध्यान रखें कि बाफ्टा एक ही रंग का रेशमी कपड़े का टुकड़ा होता है, जिसे बुनने के बाद रंगा जाता है। इसका टुकड़ा 20 से 22 हाथ लंबा एवं 1 से 1.5 मीटर हाथ चौड़ा होता था। इस अध्याय के शेष बचे भाग को हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सबको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जो सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद, थैंक यू।